वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मरीन इंजीनियरिंग सिंप्लीफाइड। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े डरावने विषय की गहराई में जाने वाले हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो समंदर के बीचों बीच जिंदगी और मौत तय कर सकता है, तो मजा आने वाला है। हाँ, अगर हम इमेजिन करें कि हजारों टन भारी लोहे का एक विशाल जहाज आधी रात के घने अंधेरे में समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहा है और अचानक एक भयानक सन्नाटा छा जाए। विशाल का इंजन एकदम दम तोड़ देते हैं, सारी रोशनियां बुझ जाती हैं और हर तरफ सिर्फ अंधेरा और बस लहरों के टकराने की आवाज रह जाती है। एकदम रोंगटे खड़े करने वाला मंजर है। इसे ही मरीन ब्लैकआउट कहते हैं। जी बिल्कुल, मरीन ब्लैकआउट। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ऐसे वक्त में जहाज को दोबारा जिंदा करने के लिए ऑटोमेशन के पास सिर्फ 45 सेकंड्स का समय होता है। सिर्फ 45 सेकंड, मतलब पलक झपकते ही वक्त खत्म। तो आज हम इसी चमत्कार को डिकोड करने वाले हैं कि एक जहाज की जो धड़कन है, यानी उसका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो काम कैसे करता है। हाँ, और उसके सुरक्षा प्रोटोकॉल इतने सख्त क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, जमीन पर अगर बिजली चली जाए तो हम कुछ देर इंतजार कर सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है। और समंदर के बीचों बीच किनारों से सैकड़ों मील दूर तकनीकी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल खराबी का सीधा मतलब है कि जहाज लहरों और तूफानों के रहमो करम पर है। तो इसी जटिल सिस्टम को समझने की शुरुआत मुझे लगता है जहाज के सबसे छोटे लेकिन सबसे खतरनाक हिस्से से करनी चाहिए। मेरा मतलब है कैपेसिटर। कैपेसिटर, हाँ, ये बहुत ही ट्रिकी पुर्जा होता है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा ना, तो मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनी, एक बहुत ही कसे हुए पानी के गुब्बारे की। अच्छा, पानी का गुब्बारा? हाँ, मतलब सोचिए कि एक रबर के छोटे से गुब्बारे को हाई प्रेशर नल से जोड़कर उसमें पूरी ताकत से पानी ठूंस दिया गया है। वो गुब्बारा भले ही हथेली जितना छोटा हो, लेकिन अगर वो अचानक फट जाए तो पानी का वो दबाव भारी नुकसान कर सकता है। अरे वाह, ये विज्ञान को समझने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। अगर जहाज के नजरिए से देखें तो वो छोटा सा कैपेसिटर हजारों वोल्ट के भारी दबाव में ऊर्जा को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में स्टोर करके रखता है। और शायद यही वजह है कि ये इतना खतरनाक है। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि अगर किसी उपकरण का प्लग दीवार से निकाल दिया गया है तो वो सुरक्षित हो गया है। हाँ हाँ, आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं, प्लग निकला मतलब करंट खत्म। लेकिन कैपेसिटर इस नियम को नहीं मानता। मेन पावर सप्लाई से काटे जाने के हफ्तों बाद भी एक बड़ा कैपेसिटर अपने अंदर इतना जानलेवा करंट जमा करके रख सकता है कि वो किसी की भी जान ले ले। बाप रे, हफ्तों बाद भी? मतलब वो ऊर्जा बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। एग्जैक्टली। इसीलिए किसी भी सर्किट को छूने या टेस्ट करने से पहले सेफ्टी फर्स्ट का नियम सबसे ऊपर आता है। तो उसे सुरक्षित कैसे करते हैं? मैंने सुना है कि उसे डिस्चार्ज करना पड़ता है। हाँ, कैपेसिटर को एक इंसुलेटेड पेचकस या किसी हाई वॉट रेजिस्टर की मदद से शॉर्ट करके डिस्चार्ज करना अनिवार्य होता है। मतलब उस पानी के गुब्बारे का दबाव पहले एक सुरक्षित तरीके से रिलीज करना पड़ता है, ताकि कोई अप्रत्याशित धमाका या झटका ना लगे, है ना? एकदम सही। ये कदम उठाए बिना टेस्टिंग के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। एक बार जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तब मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेस्टिंग का प्रोसेस क्या रहता है? बहुत सीधा सा तरीका है। मल्टीमीटर को कैपेसिटेंस मोड पे रखिए। प्रोब्स को जोड़ने पर स्क्रीन की रीडिंग कैपेसिटर पर छपी माइक्रोफैराड रेटिंग से मेल खानी चाहिए। पर इंजीनियरिंग की दुनिया में हमेशा आदर्श स्थितियां तो मिलती नहीं है। कई बार ऐसे मल्टीमीटर भी होते हैं जिनमें कैपेसिटेंस मोड होता ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत आम समस्या है। ऐसी स्थिति में हम रेजिस्टेंस मोड यानी ओम्स का सहारा लेते हैं। मल्टीमीटर को हाई रेजिस्टेंस जैसे 10 किलो ओम पर सेट करना होता है। अच्छा, तो ओम्स में कैसे पता चलता है कि कैपेसिटर सही है या नहीं? जब प्रोब्स को जोड़ा जाता है तो भौतिकी का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल देखने को मिलता है। एक अच्छे कैपेसिटर में मल्टीमीटर की स्क्रीन पर रीडिंग लगभग 0 से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है। 0 से इन्फिनिटी तक। इस चढ़ाव के पीछे की असल वजह क्या है? एक सर्किट में रुकावट इस तरह धीरे धीरे क्यों बढ़ती है? इसके पीछे का विज्ञान मल्टीमीटर की अपनी बैटरी में छिपा है। मल्टीमीटर के अंदर एक छोटी सी 9 वोल्ट की बैटरी होती है। अच्छा, वो छोटी वाली बैटरी। हाँ, जैसे ही प्रोब्स को लगाया जाता है वो छोटी बैटरी उस खाली कैपेसिटर के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स धकेलना शुरू कर देती है। शुरुआत में कैपेसिटर पूरा खाली होता है तो सारे करंट को आसानी से अंदर आने देता है। इसीलिए रुकावट यानी रेजिस्टेंस 0 दिखाई देता है। बिल्कुल।
लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स भरती जाती हैं, वो नए आने वाले करंट को पीछे धकेलने लगती हैं। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कहते हैं। ओहो, इसी धक्का मुक्की की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखता है। हाँ, और जब कैपेसिटर पूरी तरह भर जाता है तो करंट का बहाव एकदम रुक जाता है और स्क्रीन इन्फिनिटी दिखाती है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। तो अगर कैपेसिटर अंदर से ही खराब हो तो क्या होगा? अगर वो शॉर्ट सर्किटेड है तो करंट लगातार बहता रहेगा और रीडिंग हमेशा 0 पर ही अटकी रहेगी। और अगर वो अंदर से टूट गया हो, मतलब ओपन सर्किट हो? तब तो करंट बहने का सवाल ही नहीं उठता। वो तुरंत इन्फिनिटी दिखाएगा, कोई चढ़ाव नहीं होगा। समझ गए। तो कैपेसिटर का काम सिस्टम को पल भर के लिए ऊर्जा का एक शक्तिशाली झटका देना है। लेकिन अगर हम जहाज की लंबी अवधि की ऊर्जा जरूरतों की तरफ देखें तो सिद्धांत पूरी तरह बदल जाता है ना? बिल्कुल बदल जाता है। कैपेसिटर अगर 100 मीटर की स्प्रिंट रेस है तो बैटरी एक पूरी मैराथन है। हाँ, क्योंकि एक विशाल जहाज को आपातकाल में घंटों तक बैकअप चाहिए होता है और ये काम कैपेसिटर तो कर नहीं सकता। एकदम सही। इस मैराथन के लिए ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से नहीं बल्कि केमिकल रूप में स्टोर किया जाता है। बैटरी के अंदर रसायनों की प्रतिक्रिया से बिजली पैदा होती है। और उसे फिर मापा कैसे जाता है, मतलब बैटरी की कैपेसिटी को? इसे नापने का सबसे आम पैमाना एम्पियर आवर्स है, जिसे AH कहते हैं। उदाहरण के लिए एक 200 AH की बैटरी 20 घंटे तक 10 एम्प्स का करंट दे सकती है। ये उसके धीरज की परीक्षा है। धीरज अपनी जगह है, लेकिन जब जहाज बर्फीले तूफानों के बीच हो तो इंजन शुरू करने के लिए धीरज नहीं बल्कि एक हिंसक ताकत की जरूरत होती है। हाँ, वहां बैटरी का एक अलग ही रूप चाहिए। मैंने पढ़ा है कि जमा देने वाले ठंडे तापमान में इंजन का भारी तेल किसी गाढ़े सिरप की तरह जम जाता है। तो उस जमे हुए इंजन को घुमाना आसान काम तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। उस भयानक ठंड में स्टार्टर मोटर को एक ही झटके में करंट का एक बहुत बड़ा सैलाब चाहिए होता है। इसके लिए एक दूसरी रेटिंग सामने आती है जिसे कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स या CCA कहते हैं। ये CCA रेटिंग क्या बताती है? ये स्पष्ट करती है कि एक बैटरी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर बिना अपने वोल्टेज को गिराए लगातार 30 सेकंड तक कितना भारी करंट दे सकती है। मतलब ये बैटरी के धीरज की नहीं बल्कि उसकी तात्कालिक प्रचंड शक्ति की पहचान है। सही कहा। और इसी शक्ति और उपयोगिता के आधार पर जहाज पर बैटरियों का चयन अलग अलग होता है। जैसे इमरजेंसी जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सस्ती है और आसानी से मिल जाती है। हाँ, लेकिन जब बात फायर अलार्म या रेडियो संचार जैसे सिस्टम्स की आती है जिन पर इंसानी जानें निर्भर होती हैं, वहां नीकैड यानी निकल कैडमियम बैटरी का उपयोग होता है। यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है मुझे। जब लेड एसिड इतनी सुलभ और सस्ती है तो कुछ खास जगहों पर इतनी महंगी नीकैड बैटरी लगाने का क्या तुक है? देखिए, जहां जीवन दांव पर हो वहां लागत मायने में रखती, वहां रसायनों की स्थिरता मायने रखती है। नीकैड बैटरियां लंबे समय तक अपना चार्ज बरकरार रख सकती हैं। अच्छा, और लेड एसिड के साथ ऐसा नहीं है? नहीं, लेड एसिड को अगर बिना इस्तेमाल छोड़ दिया जाए तो उनकी प्लेट्स पर सल्फेशन होने लगता है, वो खराब होने लगती हैं। जबकि आपातकाल में जब आग लगी हो तो हमें एक ऐसी बैटरी चाहिए जो हर हाल में काम करे, और ये भरोसा नीकैड ही दे सकती है। लेकिन इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा को रसायनों के रूप में रखने का सीधा सा मतलब है कि हम कुछ बेहद खतरनाक चीजों के साथ काम कर रहे हैं। बहुत खतरनाक। लेड एसिड बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का मिश्रण होता है। जब इस इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करने की बात आती है ना, तो मुझे खौलते हुए तेल की कढ़ाई और पानी की एक बूंद का उदाहरण याद आता है। वो कैसे? मतलब अगर खौलते तेल में पानी की एक बूंद भी गिर जाए तो वो तुरंत भाप बनकर एक छोटे धमाके की तरह तेल के छींटे उड़ाती है। एसिड और पानी को मिलाने में भी कुछ ऐसा ही भयानक खतरा है ना? ये तुलना एकदम सटीक है। इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय रसायन विज्ञान का एक सुनहरा नियम है, हमेशा पानी में धीरे धीरे बूंद बूंद करके एसिड मिलाना चाहिए और उसे हिलाते रहना चाहिए। और अगर गलती से एसिड के अंदर पानी डाल दिया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का मिलन एक बेहद एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये अचानक बहुत भारी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। और वही गर्मी जानलेवा बन जाती है। हाँ, वो पानी पलक झपकते ही भाप में बदल जाता है और उस उबाल के कारण खौलता हुआ तेजाब सीधे काम करने वाले के चेहरे पर छलक सकता है। हे भगवान, इसीलिए कहते हैं ना कि ये काम कभी भी धातु या मेटल के बर्तन में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एसिड धातु को गला देता है। कांच या लेड से परत चढ़ा बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए और पूरा सेफ्टी गियर पहनना अनिवार्य है।
इन खतरनाक रसायनों को सुरक्षित रूप से बैटरी में डालने के बाद भी तो काम खत्म नहीं होता। बैटरी के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करनी पड़ती है। हाँ, रेगुलर हेल्थ चेक बहुत जरूरी है। हाइड्रोमीटर के जरिए बैटरी के तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है, जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो ये ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए? फुल चार्ज होने पर ये 1.260 से 1.280 के बीच होती है, और अगर ये 1.180 से नीचे गिर जाए तो बैटरी पूरी तरह से डेड मानी जाती है। पर मैंने सुना है कि इन आंकड़ों में एक बहुत बड़ा पेच भी है। एक 12 वोल्ट की बैटरी के अंदर जो 6 अलग-अलग सेल होते हैं, वो सीरीज में जुड़े होते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर 5 सेल 1.260 की शानदार ग्रेविटी दिखा रहे हों, लेकिन सिर्फ एक अकेला सेल 1.150 पर अटका हो, तो वो एक डेड सेल पूरी 12 वोल्ट बैटरी को कबाड़ बना देता है। ऐसा इसलिए ना, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट को हर सेल से होकर गुजरना पड़ता है। वो एक खराब सेल रास्ते में दीवार बन जाता है। हाँ, मल्टीमीटर पर भी इसे पहचाना जा सकता है। एक स्वस्थ सेल 2.1 वोल्ट दिखाता है, जबकि खराब सेल 1.8 वोल्ट से भी कम रीडिंग देगा। लेकिन क्या सिर्फ मल्टीमीटर से वोल्टेज नाप लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मल्टीमीटर केवल सरफेस चार्ज दिखाता है। एक कमजोर बैटरी बिना दबाव के 12 वोल्ट दिखा सकती है, पर जैसे ही उस पर कोई भारी मशीन चलाने का दबाव पड़ता है, वो तुरंत घुटने टेक देती है। इसीलिए शायद लोड टेस्ट किया जाता है ना? लोड टेस्ट में बैटरी पर उसके CCA या AH रेटिंग का 3 गुना भारी लोड 10 से 15 सेकंड के लिए डाला जाता है। अगर बैटरी 9.6 वोल्ट से नीचे गिर जाती है तो समझ लीजिए वो आपातकाल में धोखा दे देगी, उसे बदलना ही पड़ता है। तो इतनी मशक्कत के बाद जब बैटरियां तैयार हो जाती हैं, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ा नहीं जा सकता। उन्हें हमेशा 100% चार्ज रखना एक अलग तरह की चुनौती है, जिसके लिए ट्रिकल चार्जिंग की तकनीक इस्तेमाल होती है। दुनिया की कोई भी बैटरी अगर बस यूं ही रखी रहे तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद अपनी ऊर्जा खोने लगती है, जिसे सेल्फ डिस्चार्ज कहते हैं। हाँ। ट्रिकल चार्जिंग बैटरी को एक बहुत ही कम मात्रा का निरंतर वोल्टेज देती रहती है, ताकि इमरजेंसी सिस्टम्स हर वक्त पूरी तरह तैयार रहें। लेकिन ये तैयारी और भी जटिल हो जाती है जब इन बैटरियों को एक कमरे में रखा जाता है। लेड एसिड बैटरियां जब चार्ज होती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं, जो बहुत विस्फोटक होती है। बहुत ज्यादा। बैटरी रूम का पूरा डिजाइन इसी एक अदृश्य खतरे को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हाइड्रोजन तो हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कमरे की छत या जिसे डेकहेड कहते हैं, वहां जमा हो जाती है। इसीलिए बैटरी रूम का एग्जॉस्ट पंखा हमेशा सबसे ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक इंजीनियरिंग होती है। पंखे की मोटर को डक्ट के अंदर नहीं बल्कि बाहर लगाया जाता है। अच्छा, मोटर डक्ट के बाहर होती है? ताकि कोई चिंगारी ना लगे। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक मोटर मामूली सी चिंगारी पैदा कर सकती है। अगर गैस वहां से गुजर रही हो तो धमाका हो सकता है। इसीलिए बैटरी रूम में केवल एक्सप्लोजन प्रूफ लाइटें और इंसुलेटेड टूल्स ही इस्तेमाल होते हैं। बाप रे! और हवा में मौजूद गैस के अलावा फर्श पर गिरने वाले रसायनों का क्या? मैंने पढ़ा कि बैटरी रूम के फर्श का ड्रेन जहाज के सामान्य बिल्ज सिस्टम से जुड़ने नहीं दिया जाता। कभी नहीं। अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड जहाज के सामान्य बिल्ज में चला गया तो वो धीरे धीरे जहाज के उस मोटे स्टील के ढांचे को ही अंदर से खाना शुरू कर देगा। मतलब जहाज की सतह कमजोर हो जाएगी और समंदर का पानी अंदर आ सकता है। तो फिर वो ड्रेन जाता कहाँ है? इसके लिए एक अलग न्यूट्रलाइजिंग टैंक बनाया जाता है। ड्रेन से निकलने वाले एसिड को इस टैंक में ले जाके रसायनों के जरिए बेअसर किया जाता है। वाह! सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम और इतनी गहरी पैरानोया। ये सब इसलिए है क्योंकि जहाज के कुछ सिस्टम्स किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं हो सकते, जैसे नेविगेशन लाइट्स। हाँ, नेविगेशन लाइट्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रात के घने अंधेरे में अगर लाइट्स ना हो तो 2 विशाल जहाजों की टक्कर हो सकती है। ये तो दूसरे जहाज की क्रू की जान का भी सवाल है। इसीलिए सोलास यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी के नियम यहाँ कोई छूट नहीं देते। हर महत्वपूर्ण सिस्टम में बैकअप की कई परतें जोड़ी जाती हैं। जैसे ब्रिज पर लगे नेविगेशन लाइट के पैनल को 2 अलग स्रोतों से बिजली दी जाती है, एक मेन स्विच बोर्ड से और दूसरी इमरजेंसी स्विच बोर्ड से। और ये बैकअप एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के जरिए काम करता है। मेन पावर कटी नहीं कि सिस्टम मिली सेकेंड्स में इमरजेंसी पावर पर चला जाता है। और मैंने सुना है कि हर लाइट फिक्सचर के अंदर 2 बल्ब होते हैं। हाँ, अगर एक छोटा सा बल्ब भी फ्यूज हो जाए तो ब्रिज पर तुरंत तेज आवाज में अलार्म बजने लगता है। ऑफिसर वहीं से बटन दबाकर तुरंत दूसरे बल्ब को चालू कर सकता है। ये तो फेल सेफ डिजाइन का बेहतरीन उदाहरण है।
मतलब एक खराबी से पूरा सिस्टम का भी नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल। एक बल्ब खराब हो तो दूसरा है, एक तार कटे तो दूसरी सप्लाई है। लेयर्ड सेफ्टी। लेकिन जब एक छोटे से बल्ब के फ्यूज होने पर इतनी तेजी से प्रतिक्रिया होती है, तो सोचिए तब क्या होगा जब जहाज की पूरी बिजली ही गायब हो जाए। और यही वो पल है जो किसी भी मरीन इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जहाज का पूर्ण ब्लैकआउट टेस्ट। ये ब्लैकआउट टेस्ट तो जहाज के ऑटोमेशन की अंतिम अग्नि परीक्षा है। क्या इसे बीच समंदर में किया जाता है? नहीं, कभी नहीं। बीच समंदर में सफर करते हुए इसे करना बहुत जोखिम भरा है। इसे बंदरगाह पर लंगर डाले हुए या ड्राई डॉक में सुरक्षित खड़ा होने पर ही किया जाता है। मुझे तो इस टेस्ट की प्रक्रिया किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। पहले क्रू को अलर्ट किया जाता है और फिर जानबूझकर मेन स्विच बोर्ड से मेन ब्रेकर ट्रिप कर दिया जाता है। हाँ, और बस उसी एक पल में हजारों टन का वो चलता फिरता शहर पूरी तरह से अंधेरे और खामोशी में डूब जाता है। और उसी सन्नाटे के बीच शुरू होते हैं वो जादुई 45 सेकेंड्स, है ना? जी। ब्लैकआउट होते ही मेन स्विच बोर्ड का अंडर वोल्टेज रिले हरकत में आता है। कॉइल अपनी ताकत खोती है और एक मैकेनिकल संपर्क गिरता है, जो तुरंत टाई ब्रेकर को खोलने का सिग्नल भेज देता है। बिल्कुल। और इमरजेंसी लाइन मेन लाइन के बोझ से अलग हो जाती है। उसी मिलीसेकंड में इमरजेंसी जनरेटर को स्टार्ट होने का कमांड मिलता है। वो स्टार्टर मोटर से घूमता है, स्पीड पकड़ता है और फिर कुछ ही सेकंड में उसका वोल्टेज सही स्तर पर पहुंच जाता है। और जैसे ही वोल्टेज स्थिर होता है, इमरजेंसी स्विच बोर्ड का ब्रेकर अपने आप क्लोज हो जाता है। जहाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में अचानक फिर से रोशनियां जल उठती हैं। फायर पंप और स्टीयरिंग गियर दोबारा काम करने लगते हैं। और सोलास का नियम कहता है कि ये पूरी प्रक्रिया ठीक 45 सेकंड या उससे कम समय में पूरी होनी चाहिए। अगर 46 सेकंड भी लग गए तो सिस्टम फेल मान लिया जाता है। और टेस्ट के सफल होने के बाद जहाज को वापस नॉर्मल कैसे करते हैं जाती है? हाँ, पावर ट्रांसफर होने के बाद टाई ब्रेकर क्लोज हो जाता है और इमरजेंसी जनरेटर कूल डाउन मोड में चला जाता है। तो कैपेसिटर के जानलेवा खतरे से लेकर खौलते हुए एसिड की सावधानियों तक और अंत में उस 45 सेकंड के ब्लैकआउट टेस्ट तक, ये पूरी यात्रा साबित करती है कि मरीन इंजीनियरिंग सिर्फ पुर्जे जोड़ना नहीं है। बिल्कुल। ये हर कदम पर सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करने और उससे बचने की तैयारी है। समंदर लहरों के बीच इंसान की ताकत बहुत छोटी पड़ जाती है। और ऐसे में ये मशीनें और ऑटोमेशन ही सबसे बड़ी ढाल बनते हैं। एक सोचने वाली बात है, जब असली ब्लैकआउट होता है और जहाज पर घना अंधेरा छा जाता है, और तब क्रू के सदस्य उन 45 सेकंड के दौरान कुछ नहीं करते। वो बस इंतजार करते हैं। हाँ, उनका वो इंतजार उस ऑटोमेशन पर एक अंधा विश्वास है। एक ऐसा सिस्टम जो कभी सोता नहीं है और सुनिश्चित करता है कि जहाज की धड़कन रुकनी नहीं चाहिए। वाह, ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। तो आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल मरीन इंजीनियरिंग सिंप्लीफाइड।